स्टार्ट हो जाने से एक बार कंफर्म कर देना तो मैसेज तुम लोगों के पास तो जाएगा। तब तक confirm हो गया। ओके सर, चलो फिर स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट। तो सर आज स्टॉक मार्केट में क्या पढ़ना है? आज स्टॉक मार्केट में क्या पढ़ना है? टेक्निकल एनालिसिस मतलब हम लोग ये जो करंट ट्रेडिंग सीरीज चल रहा है, इस ट्रेडिंग सीरीज का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें हम लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को अच्छे से सीखना चाहते हैं, जिसके अंदर एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव एज वेल एज एनएससी फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब आप एनआईएसएम में इक्विटी डेरिवेटिव कर लो या फिर एनएससी में फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर लो, मैटर सेम है। सिमिलरली एनआईएसएम के अंदर जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं उसमें टेक्निकल का जो पार्ट होता है, और अगर आप अलग से सिर्फ टेक्निकल का एग्जाम भी एनएससी का एग्जाम देना चाहते हो, इसके लिए भी आप ओनली एनएससी का टेक्निकल एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, जो आप लोगों का मतलब market exposure as well as CV boost, knowledge wise, confidence wise, खुद का इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आप लोगों को हेल्प करेगा। जॉब पर्पस इन लोगों का है, ठीक है, या खुद का ब्रोकिंग फार्म करना है, सब समथिंग लाइक दैट। तो ये सभी केसेस में आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। तो एक इंच बाय इंच, मतलब आप इतना समझ लो कि एक एक पॉइंट के अंदर आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे से अपने आप को मार्केट में एज ए प्रोफेशनल्स हो या फिर एज ए ट्रेडर हो, एज ए कंपनी में एनालिस्ट हो, आप हमेशा अपने आप को बिल्ड कर पाओगे। बात सुन लो, बस इतना मेरा बात है और कुछ नहीं। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, तो जैसे कि एज पर दी एनएससी सिलेबस, ठीक है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सिलेबस के हिसाब से अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस, ऐसे एनआईएसएम का टेक्निकल एनालिसिस का डायरेक्ट कोई मॉड्यूल नहीं है, वो रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम के अंदर टेक्निकल को पढ़ाते हैं, और मतलब जिसमें फंडामेंटल टेक्निकल मिला के होता है। बट एनएससी का टेक्निकल का ओनली कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब जिनको एग्जाम देना है। और ऐसे देखो, एग्जाम दो ना दो, टेक्निकल बिना आप मार्केट में मतलब इट्स लाइक जैसे अंधा हो जाओ, ठीक है। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस का नॉलेज आपको हेल्प तो करेगा, बट विदाउट टेक्निकल आप मार्केट में अपने आप को मैनेज नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई फ्रॉम मतलब फ्रॉम एवरी एंगल यू मस्ट हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। दैट इज वाई मैं हर वीक में स्टार्टिंग लेक्चर्स टेक्निकल पे रखता हूँ, और बाकी जो वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाला जो क्लास है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में रखता हूँ, मतलब दैट इज इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अभी करेंटली हम लोग इंट्रोडक्शन लेवल में चल रहे हैं सर, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे कैंडल चार्ट्स की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन का फाइनल एरिया में बात करेंगे। जैसे लास्ट दिन मैंने आपको एजम्पशंस पे बात कर रहा था, है ना सर, कि टेक्निकल एनालिसिस का एजम्पशंस क्या है, याद होगा आप लोगों को। देर आर वेरी इंपॉर्टेंट 4 एजम्पशन जिसके ऊपर मार्केट का अप एंड डाउन डिपेंड करता है ना। मतलब ये जो मार्केट है, ठीक है, जो डेली मार्केट आता है और मार्केट में कैंडल फॉर्म होते हैं, अलग अलग चार्ट फॉर्म होते हैं। तो ये जो कैंडल स्टिक्स है, चार्ट्स हैं, अगर आप अलग अलग स्टडीज करना चाहते हो जिसको हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे यहाँ पर देखो इंडिकेटर का मतलब 100 से ज्यादा इंडिकेटर आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या सर 100 इंडिकेटर जानना जरूरी है? नहीं सर, ठीक है। इतना इंडिकेटर लेके क्या करोगे, माथा खराब हो जाएगा। जितना बेसिक इंडिकेटर है, एक्चुअली क्या है ना, कोई कोई इंडिकेटर ऐसा है जो एक ही चीज का मतलब थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन है, ठीक है। अब इतना इंडिकेटर जान के भी कोई फायदा नहीं, लेकिन समय के साथ साथ आप लोग अगर अपने आप को मार्केट में जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो ना, तो ईच एंड एवरी इंडिकेटर को आप ऐसे भी समझ सकते हो। बट हम लोग करेंटली एज पर अवर सिलेबस बोल लो या फिर एज पर दी बेसिक बेसिक क्या फंडामेंटल नॉलेज पर्पस, मतलब जितना जानना जरूरी है उतना तो जरूर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है सर। तो ये जो आपको मार्केट दिखाई दे रहा है, ये जो टेक्निकली चार्ट नजर आ रहा है, तो इसी को रीड करने का जो ताकत है, यही टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा खेल है। जैसे अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट को भी देखते हो, वहां पर आप एक चीज ख्याल किए होंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट एक कॉन्सेप्ट में चलता है। कॉन्सेप्ट क्या? कि वो प्रेजेंट मार्केट के बेसिस में फ्यूचर मार्केट को प्रेडिक्ट करता है। मतलब वट एवर हैपन इन दी प्रेजेंट मार्केट, जैसे ये जो अभी मार्केट है 17,383। हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, দেখা যাচ্ছে तो?
जैसे करंट मार्केट, जैसे करंटली निफ्टी कहाँ पर है, निफ्टी इज इन 17,383, ये एनएससी का इंडेक्स है ना, दिस इज द इंडेक्स ऑफ एनएससी। अब ये जो निफ्टी 17,383 है, 17,383 या 385 वॉटेवर, मार्केट अभी लाइव है, तो आई होप कि आप देख रहे हो चेंजेस, हम हमारे आंखों के सामने ही चेंजेस हो रहा है। और ये मार्केट में चेंजेस होता रहता है, क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स जो हैं बाइंग सेलिंग कर रहा है, और उसी का इफेक्ट मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वॉल्यूम कैसे काम करते हैं, सब बताऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे एक एक चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ टेक्निकल पे बात होगी। ठीक है, और ये मार्केट में अलग अलग कैंडल जो फॉर्म होता है, इसका इसको जानने का तरीका। अच्छा, हर एक चीज, ये इतना सारा कैंडल्स है, कैंडल को भी देखने का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब ये तो कैंडल कलर चूज कर सकते हो आप, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, आप अपने हिसाब से चूज कर लो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कैंडल का भी अलग अलग है। जैसे कोई देखो, कोई मिनट का कैंडल देखता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट चूज करूँ, तो ये कैंडल स्टिक्स मिनट का आ गया। ये एक एक मिनट में आपको कैंडल फॉर्म होता नजर आएगा, पर मिनट में। ये देख सकते हैं आप, बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी फॉर्म करेगा, पर मिनट का कैंडल। सिमिलरली 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, hourly candle is also there, day candle is there, weekly candle is there, monthly candle is there। आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। बट अब सवाल ये उठता है, सर इतना अलग अलग टाइप्स ऑफ कैंडल किन लोगों के लिए, कौन क्या करेगा इसको? सर ये डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडर होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडर होता है। मैं आप लोगों को शायद इंट्रोडक्शन लेक्चर में बोला था कि कुछ लोग होते हैं जो स्काल्पिंग करते हैं, तो जैसे स्काल्पर कहते हैं, जो मिनट बाय मिनट ट्रेड करता है। इनके पास थोड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी होता है, मतलब कंपेरेटिवली आपके पास अमाउंट ऑफ मनी थोड़ा ज्यादा होने से ही आपको थोड़ा प्रॉफिट नजर आएगा। आप स्काल्पर हो सकते हो, आप इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो। इंट्राडे को ना ज्यादातर किसमें आवरली चार्ट पसंद आता है, मतलब आज ही खरीद के आज ही बेच दे। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 9:15 में मार्केट ओपन होने के बाद, या अभी 10:15 में अगर आपने शेयर खरीदा, और आप मार्केट का मूवमेंट को देखते हुए 3:30 के आसपास या उससे थोड़ा पहले, ठीक है, कभी भी, मतलब आप अपने मर्जी से भी बेच सकते हो, या फिर मार्केट ऑटोमेटिकली उसको बेच दे। अब इसके लिए आपको एक ऑप्शन देता है इंट्राडे चूज करने को, तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अब देखो सर, ये सब इंट्राडे में बाई सेल करना नॉर्मल बात है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी पे बात कर रहा हूँ। एक बंदा बाय कर लेगा, सेल कर लेगा, इसमें क्या चीज है, एक बटन क्लिक का मैटर है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बटन क्लिक। लेकिन मैं बटन क्लिक में बात नहीं कर रहा हूँ कि बाय करे सेल करे, है ना, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। जस्ट आप यहाँ पर जाओगे, कोई भी एक यहाँ से, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बायोकॉन या कोटक बैंक से फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर जाऊंगा, एक बाय बटन से बाय करूंगा, बाय हो जाएगा। अगर मुझे लगेगा कि मैं इसको सेल करना चाहूंगा, सेल हो जाएगा। बाय सेल इज नॉट द बिग थिंग, आपके अकाउंट में बस पैसा होना चाहिए, आप बाई सेल करते रहो। लेकिन मैं यहाँ पर बाई सेल समझाने नहीं बैठा। मेरा मानना है कि ये इस बाई सेल के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, आप बाई करोगे कि सेल करोगे, आप किस तरह का ट्रेडर बनना चाहते हैं, या फिर आप जब अपने क्लाइंट को एडवाइस करोगे वो कैसे ट्रेडर है ना। आपको क्लाइंट की नज़र से भी तो देखना पड़ेगा मार्केट को, कि क्लाइंट क्या सोच रहा है। वो अगर स्काल्पर है, मानो कि वो हर मिनट में प्रॉफिट करना चाहता है, ऐसा ट्रेडर मिल जाए तो बढ़िया है। हर मिनट में, हर हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट्स में वो अपने आप को प्रॉफिटेबल देखना चाहता है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, जैसे अभी आपको मैं जो दिखा रहा था, ये देखो, अभी इसमें अगर किसी ने, ये थोड़ा सा रेड फॉर्म हुआ है, ठीक है, अब मारूबुरू टाइप का फॉर्म हो रहा है, देखो मिनट का कैंडल है, मिनट का चार्ट है, और आप देखो थोड़ा जरा, मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ, आपके आंखों के सामने हो रहा है, और मारूबुरू फॉर्म हो रहा है। मतलब अभी अभी तक तो मारूबुरू ही दिखा मुझे। यस, इट्स अ मारूबुरू। नहीं सर, मारूबुरू से, मारूबुरू का ना ये नहीं होता, शैडो नहीं होता। ये शैडो अगर रहेगा तो फिर वो मतलब मारूबुरू नहीं होगा। अब देखो आपके सामने बहुत सारा चीज बन रहा है। ठीक है, ये देखो, ये कंप्लीट जो बना है, ये स्पिनिंग टॉप बना था। स्पिनिंग टॉप के बाद मतलब मार्केट में ना थोड़ा सा ये मिनट का मिनट, मिनट बाय मिनट एनालिसिस है। अब मिनट बाय मिनट एनालिसिस में ना मार्केट का फ्लक्चुएशन थोड़ा मतलब कम होता है, अमाउंट वाइज अगर देखा जाए तो कम है, लेकिन मार्केट हर 1 मिनट में क्या रिएक्ट करेगा,
ये थोड़ा चिंताजनक बात होता है सर। लेकिन यही सब चीज हम लोग सीखेंगे कि मिनट बाय मिनट, आवर मतलब घंटा बाय घंटा, डे बाय डे। आप क्या सोचते हो? अभी आप अगर मैं मिनट को चेंज करके आवर कैंडल कर दूं तो देखो आवर आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करके डे का कैंडल कर लूं तो डे आ गया, है ना। तो अब वही बात है सर कि ये सब तो आप दिखा रहे हैं तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन इससे क्या सर? इससे वही चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए हैं, इसके बाद धीरे धीरे कैंडल स्टिक्स में भी चले जाएंगे, जो टेक्निकल का एकदम हार्ट है सर। मतलब जिसके बिना टेक्निकल या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कुछ भी नहीं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया था। फिर मैंने आपके सामने इस पॉइंट को रखा था, एप्लीकेशन ऑन एसेट टाइप्स, मतलब टेक्निकल को आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब नॉट जस्ट इन इक्विटी सेगमेंट, इवन अगर आप कमोडिटी में ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो में ट्रेड लेना चाहते हैं, किसी भी चीज पे आप ट्रेड ले सकते हो यूजिंग दी टेक्निकल कॉन्सेप्ट। बस आपको उस पर्टिकुलर एसेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो क्या है ना, एकदम आसमान से टपका और खजूर पे लटका जैसा हो जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस सर कुछ एजम्पशंस के बेसिस में चलता है। टेक्निकल एनालिसिस कुछ एजम्पशंस लेते हुए चलता है, जैसे मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, है ना। देन हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई, मतलब कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्यों हुआ जानने का जरूरत नहीं है, कैसे हुआ वो पता करो। द हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई, कैसे हुआ वो देख लो। मतलब कौन सा चार्ट के लिए हुआ, कौन से कैंडल्स के लिए हुआ, क्यों मार्केट एक दिन में गिर गया, क्यों मार्केट बढ़ गया, क्यों मत पूछो, क्यों का जवाब तो फंडामेंटल देता है, ठीक है। क्यों का जवाब फंडामेंटल देता है, लेकिन इसका मतलब क्या सच में हम लोग क्यों के बारे में कुछ नहीं सवाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, थोड़ा बहुत सवाल होना चाहिए, बट टेक्निकल जिस पैरामीटर में चलता है उसमें क्यों का जगह थोड़ा कम है। मतलब वाई, ऐसा क्यों हुआ है, हमेशा जवाब ना भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे रिसेंटली जो मार्केट में आपको डाउनफॉल नजर आया है, ये जो रिसेंटली जो मार्केट में डाउनफॉल नजर आया है, देखा आप लोगों ने? हेलो, दिखाई दे रहा है ना सर? ये जो लास्ट एक हफ्ता का आप हिसाब देखो, मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बियरिशनेस आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। यस ना। ये शॉर्ट टर्म बियरिशनेस क्यों हुआ? इसके पीछे भी मैंने इससे पहले वाले क्लासेस में आपको बता रहा था। इसके पीछे मेनली दो रीजन है। एक, जियोपॉलिटिकल टेंशन, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में उसका एक साल पूर्ति हुआ ना 24 फरवरी को, तो उसको लेके यूनाइटेड नेशंस का, ग्लोबल 20 का, अलग अलग कंट्रीज का मीटिंग चल रहा था। तो ये टेंशन फिर से थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है। सेकेंड थिंग, सबसे बड़ा टेंशन जो था, एफआईआई ने अपना पैसा उठाया, और उसी का इफेक्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये कौन है सर? जिन्होंने फॉरेन मार्केट से पैसा लेके इंडियन मार्केट में डालते हैं, जो बेसिकली एफआईआई, और वो धीरे धीरे सेल बढ़ाता रहा। मतलब उनके पास जो होल्डिंग था वो धीरे धीरे बढ़ाता रहा, और जैसे जैसे बढ़ता गया। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर एफआईआई सारा सारा का सारा चीज बेच देता, सब से फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एफआईआई ने मानो 1000 करोड़ का शेयर बेचा वैल्यूएशन वाइज, ठीक है। तो ये 1000 करोड़ का शेयर अगर एफआईआई ने सेल किया, तो कोई तो होगा अपोजिट साइड में जिसने बाई किया हो। अब आपको लगता है क्या एफआईआई का शेयर रिटेल वाले खरीद सकता है? हल्का फुल्का खरीदेगा, लेकिन 1000 करोड़, 10,000 करोड़ जो भी वैल्यूएशन में मार्केट में ट्रेड हो रहा है, इतना क्षमता है रिटेल को नहीं है, इतना पावर रिटेल के पास नहीं है कि रिटेल अकेला ही इतना एफआईआई का जो भी सेलिंग है वो उसको सहन लेगा। तो अगर एफआईआई सेल कर रहा है तो बायर नॉर्मली बनता है डीआईआई। डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें हम लोग किसको रख सकते हैं? से फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड वाले, है ना, म्यूचुअल फंड कंपनीज, फिर आपका इंश्योरेंस वाले हमारे देश का एलआईसी वगैरह, इस तरह ये लोग ज्यादातर होते हैं। जब भी एफआईआई बेचता है तब डीआईआई खरीदते हैं, तभी तो मार्केट कहीं ना कहीं रुक जाता है। नहीं तो एकदम मार्केट में क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, सब सारा सेल करता रहेगा, तो मार्केट में बहुत भयंकर हालत हो जाएगा। अगर डीआईआई नहीं खरीदता सेल, तो फिर रिटेल वाले खरीद लेता है कहीं जगह में, क्योंकि रिटेल को समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है, वो खरीदता जाता है। तो ये सिचुएशंस आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मार्केट जब गिरता है तो गिरने से इसको कौन रोकता है, ठीक है। अगर वो ज्यादा गिर गया, ज्यादा बेरिश हो गया तो क्या प्रॉब्लम, ज्यादा ऊपर उठ गया मतलब ज्यादा बुलिश हो गया तो क्या प्रॉब्लम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग।
ये बहुत अंदर वाला बात है सर। तो हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाई, ये assumptions भी बहुत जरूरी है। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, प्राइस हमेशा ट्रेंड में चलता है। ट्रेंड क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है ये आपके लिए वाइटल है। और पहले और दूसरा लास्ट पॉइंट, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, इस बात का भूलना नहीं है सर। इतिहास टेक्निकल केस में अपने आप को सिमिलर पैटर्न में बार बार दोहराते हैं। मतलब अगर पहले भी हुआ है सिमिलर कारण में, तो बाद में भी होगा। और ये जो ऑब्जर्व कर लिया वो समझ लो कि मार्केट के बारे में बहुत बड़ा खेल समझ गया। कि जो पहले हुआ है वो फिर से हो सकता है। अगर ये चीज समझ में आ जाता है तो आप इतना समझ लो कि मार्केट के बारे में आपका आइडिया काफी क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज बताता हूँ, ट्रेड समरी, न्यू पॉइंट सर, ठीक है। तो सर व्हाट इज ट्रेड समरी? एग्जाम्पल, बहुत सिंपल बेसिक बात कर रहा हूँ, मे भी बहुत लोग जानते हो, पर सर कौन जानता है कौन नहीं जानता, इतना सोच के हम तो पागल हो जाएंगे ना। तो इंडियन स्टॉक मार्केट इज ओपन फ्रॉम 9:15 AM। नॉर्मली हमारे भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो सुबह को 9:15 को ओपन होता है और दोपहर को 3:30 पे खत्म होता है, मंडे टू फ्राइडे। ड्यूरिंग दी 6 hour 15 minutes का मार्केट सेशन है। तो मार्केट सेशन कितना देर का है? 6 घंटा 15 मिनट का। देयर आर मिलियंस ऑफ ट्रेड्स दैट टेक प्लेस, मिलियंस ऑफ ट्रेड जो डेली 6 घंटा 15 मिनट में मार्केट में प्लेस होता है। तो थिंक अबाउट एन इंडिविजुअल स्टॉक। अब इसमें मानो एक इंडिविजुअल स्टॉक आपने चूज किया ट्रेड करने के लिए। एवरी मिनट देयर इज ए ट्रेड दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड ऑन द एक्सचेंज, हर मिनट में कोई ना कोई ट्रेड ले रहा है और जो एक्सचेंज में एग्जीक्यूट हो रहा है। एक्सचेंज मतलब बीएसई या फिर एनएसई। द क्वेश्चन इज, एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट कौन? सर हम लोग जैसे लोग किस तरह का पार्टिसिपेंट्स है? वी आर रिटेल, हमें रिटेल वाले कहते हैं सर। हाँ, हमें रिटेल वाले कहते हैं। इसके अलावा डीआईआई है, एफआईआई है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बोला। मतलब मार्केट में जो अचानक बूम और अचानक मार्केट फट जाता है, ठीक है, ब्लास्ट आता है, कभी बूम कभी ब्लास्ट। देखो, एक बार बूम हुआ तो फिर ब्लास्ट भी हो गया, ये बूम हुआ फिर ब्लास्ट हो गया। तो मार्केट में ऐसे शॉर्ट टर्म बूमिंग शॉर्ट टर्म ब्लास्टिंग चलता रहता है। तो किसका पैसा है जो मार्केट को इतना जोर से भगाता है और किसका पैसा है जो मार्केट को इतना जोर से गिराता है? ऑब्वियसली ट्रेडर का पैसा है, इन्वेस्टर का पैसा है। लेकिन जब भी आप देखोगे कि बड़ा छलांग मार रहा है, बड़ा ज्यादा खाई में गिर रहा है, छलांग भी बड़ा, मतलब बहुत जोर से लाफ मार रहा है, लाफ समझते हो ना, बंगाली में भी बोलते हैं लाफ मारना। अगर मार्केट बहुत जोर से हाई में उठा तो ऑब्वियसली इस पे सिर्फ रिटेल का पैसा नहीं है, इसमें एफआईआई का पैसा होगा, डीआईआई का भी पैसा होगा। और जब बहुत जोर से गिरता है ना बहुत ही कम समय पीरियड में, इसमें एफआईआई का रोल बार बार देखा जाता है। सर कैसे खबर मिलेगा एफआईआई का, एफआईआई कब सेल करके निकल रहा है? मिलता है खबर, आपको बताएंगे आगे, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा आपको कि एफआईआई सेल करेगा कि नहीं करेगा? ये खबर इस तरह से तो नहीं मिलेगा, ये एक मार्केट एनालिसिस है, इकोनॉमिक एनालिसिस। इसके लिए आपको थोड़ा ग्लोबल पैरामीटर के साथ ना, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस के साथ आपको हमेशा थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए। अगर आप अपने आप को ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस के साथ ऑलवेज कनेक्ट रखते हो तो आपको ना भनक हो जाएगा। भनक समझते हो, मतलब मन में ना आ जाएगा, अच्छा हो सकता है कि अगर ऐसा है तो एफआईआई पैसा निकाल सकता है। और अगर एफआईआई पैसा निकालेगा और आपका प्रेडिक्शन सही निकलता है, आप मार्केट को ऑब्जर्व करो, आपको उसमें भी दिखेगा। मार्केट कैंडल के थ्रू से भी आपको रेस्पॉन्स करता रहता है, मार्केट कैंडल के थ्रू से भी आपको रेस्पॉन्स करता रहता है। तो आप कैंडल को देख के भी मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके भी समझ सकते हो। लेकिन ग्लोबल पैरामीटर में क्या हो रहा है, ठीक है, ये चीज आपको बहुत मायने रखता है। स्पेशली जब मार्केट बहुत जोर का गिरता है या मार्केट बहुत जोर का बढ़ता है, मतलब टू मच बुलिशनेस या टू मच बियरिशनेस, ये दोनों चीज में आप देखना, आपका ये ऑब्जर्वेशन बहुत हेल्प करेगा। आप लिख के रख लो बात। लेकिन सर इकोनॉमिक पैरामीटर या इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को कैसे समझे और किस तरह से खबर रखे, ये चीज आप आगे आगे बताऊंगा सर कि कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे आपको मैं ट्रेड समरी समझा रहा था कि देयर आर मिलियंस ऑफ ट्रेड्स दैट टेक प्लेस। थिंक अबाउट एन इंडिविजुअल, एवरी मिनट देयर इज अ ट्रेड दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड ऑन एक्सचेंज। द क्वेश्चन इज दैट मार्केट पार्टिसिपेंट जिनके बारे में भी बात करें, रिटेलर, एफआईआई, डीआईआई, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बहुत सारे फॉरेन पैसा भी इंडियन मार्केट में आता है। डू वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स एट व्हिच द ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड? मतलब एज ए ट्रेडर क्या हमें हर एक प्राइस पॉइंट में ट्रैक करना चाहिए?
कि देखो ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, हर प्राइस पॉइंट को देख, या फिर हर प्राइस पॉइंट को नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट। एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो सर, मार्केट में जाने से पहले होमवर्क बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि ग्राउंड में जाके छक्का लगाने से पहले, सिक्स मारने से पहले नेट प्रैक्टिस करना चाहिए। जो इंसान नेट में जितना टाइम बिताता है, सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली, देखना जो इंसान अपने आप को प्रैक्टिस पे अच्छा बनाते हैं ना, वही ग्राउंड में जाके भी अच्छा खेलता है। तो इसीलिए हम लोग ज्यादातर केस में ना ग्राउंड में जाके छक्का लगाने का सोचता है एकदम, है ना। मतलब कभी कुछ प्रैक्टिस किया ही नहीं है, तब सोचते हैं ग्राउंड में जाके छक्का चार सब लगा देंगे। लेकिन मुश्किल होता है सर, कभी कभार एक आध बार लग गया, वो तुक्का होता है। लेकिन लाइफ लॉन्ग अगर उस परफॉर्मेंस को बरकरार रखना है तो नेट प्रैक्टिस करेंगे। To illustrate this further, let us consider this imaginary stock in which there are many trades. Example है, मानो एक स्टॉक है जिसमें बहुत सारा ट्रेड चल रहा है। अब ये आपको मैं मार्केट से तो दिखाई दूंगा अभी, लेकिन पहले आप इसको ना एक अपना हिसाब लगाओ इसको। Each point refers to a trade being executed at a particular time. हर एक पॉइंट जो है यहाँ पर, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसको एक जगह में आपने ग्राफ में प्लॉट किया, जिसमें एवरी सेकेंड फ्रॉम 9:15 AM टू 15:30 AM, मतलब 9:15 से 3:30। द ग्राफ विल बी क्लटर्ड विद मेनी पॉइंट्स, हेंस इन द चार्ट बिलो फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप इसको देखो स्केल पीरियड के हिसाब से। जस्ट लुक एट सर, ये जिस तरह से मार्केट कैंडल बनाता है उसको भी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो सॉफ्टवेयर चार्ट है ना, ये जैसे ज़ीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, व्हाटएवर जो भी आप यूज करते हो, ये जैसे ये कोई भी कंपनी उठा लो आप, ठीक है, जो कंपनी उठाना है उठा लो। इसका चार्ट पैटर्न, जैसे मानो ये कोटक है, ठीक है, अगर मैं कोटक बैंक का ही चार्ट को यहाँ से अगर मैं उठाता हूँ, जस्ट मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ये जो प्लॉट हुआ है, इस प्लॉट का ये तो कैंडल बना हुआ है, कोई बात नहीं, बात कैंडल का नहीं है। करंटली करंटली ये डेली ट्रेड पैटर्न को प्लॉट कैसे करते हैं, प्लॉट कैसे करेंगे, अब वही प्लॉट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। इसको सॉफ्टवेयर में डालने से पहले मैनुअली करना सीख, मतलब मैनुअली होता कैसे, इसका एक आइडिया। तो 9:15 को मार्केट ओपन हुआ और 3:30 को मार्केट क्लोज हुआ, during which there were many trades. It will be practically impossible to track all these different price points. In fact, what one needs is a summary of the trading action and not really the details on all different price points. आपको बस समरी एक्शन चाहिए, मतलब पूरा जो भी मार्केट में बाइंग सेलिंग चला है उसका एक समरी पॉइंट चाहिए, ठीक है, सारा पॉइंट। तो इसमें आपको मेनली चार चीज चाहिए। तो ये मार्केट का एक बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है, जो जो जिसको लगता है कि मार्केट में बहुत इजी है तो वो समझ सकते हो ये इजी है, बट यही मार्केट का सार मान सकते हो। ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, मतलब मार्केट ओपन किस दाम में हुआ, मार्केट हाई कहां पर गया, मार्केट लो कहां पर गया दिन का, और मार्केट क्लोज कहां पर। ये मिनट बाय मिनट भी हो सकता है, डे बाय डे भी हो सकता है, बट इसे आप इस तरह से सोच सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं आपको, ऐसे देखो समझ में आएगा। ये देखो जो चार्ट पैटर्न हम लोग लिए थे, उसमें मार्केट में कोई भी एक स्टॉक है, ये कोई भी, जैसे आपको मैं मार्केट का लाइव मार्केट से, जैसे आप कोई भी मार्केट को ट्रैक कर सकते हो, वैसा ही ये कोई भी स्टॉक है, आप उसको प्लॉट कर। मानो मार्केट उसमें ओपन हुआ था 540 में, 540 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके बाद ओपन होने के बाद 11:39 में 11:39 को ये 520 में चला गया था। इसके बाद 12:51 को मार्केट में ट्रेडिंग के कारण, मतलब ट्रेड वॉल्यूम बुलिश हो गया था और ये हाई में चला गया था 620 पे। जो लोग इंट्राडे करते हैं ना, जो लोग इंट्राडे करते हैं वो ये सब अपॉर्चुनिटी को भी यूज करता है। आवरली चार्ट के हिसाब से वो ये सब अपॉर्चुनिटी 540 में बाई करेगा, फिर मानो 620 में सेल कर दिया। ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है मार्केट में, आपको थोड़ा खबर रखना होता है। तो 540 से 620 कुछ खराब तो है नहीं, 540 से 620 खराब है क्या सर? अरे ये कितने घंटे में हुआ? आई थिंक 2 घंटा में। अब इसमें जो लोग मतलब कैश मार्केट में ट्रेड लेगा वहां पर भी ले सकते हो, और आपको अगर पैसा का थोड़ा कमती चल रहा है तो आपको लगता है कि सेम रिस्क में थोड़ा हाई लेवल में लेना चाहता हूँ आप कैश मार्केट को छोड़ के एफएनओ में जा सकते हो।
लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू में कोई बदलाव थोड़ी होगा। हेलो, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू में कोई बदलाव थोड़ी होगा, चाहे आप कैश मार्केट में करो या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा ना। सवाल पूछते पाछे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तथा शंकर, सुमी, निश्चो, इंकी, सबको पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? मतलब चाहे आप एफ एंड ओ में ट्रेड लो, चाहे आप कैश मार्केट में, मतलब स्पॉट मार्केट में, कैश मार्केट में बोलते हैं उसको, स्पॉट मार्केट में ट्रेड लो, अल्टीमेटली आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कोई बदलाव नहीं है। अब आपको मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में दिखा रहा था लास्ट क्लास में कि कैसे सेम, मतलब एक 6 लाख अमाउंट का ट्रेड लेने के लिए आपको हार्डली 1 लाख का जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर यही चीज आपको कैश मार्केट में करना है तो 6 लाख अमाउंट का ट्रेड में आपको 6 लाख ही इन्वेस्ट करना है, मतलब ट्रेड के लिए डालना पड़ेगा। लेकिन वो अलग है एफ एन ओ का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा मैं एफ एन ओ को साइड में रखता हूँ। नाउ पॉइंट इज वेरी सिंपल। अगर आप ये ओपन हाई लो क्लोज, अच्छा जरूरी है क्या हमेशा ओपन हाई लो क्लोज को देखते रहो? यस, मतलब ओपन हाई लो क्लोज ट्रेडर के लिए बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन। तो ये ओपन पॉइंट था, ये हाईएस्ट पॉइंट था दिन का, और ये क्लोजिंग पॉइंट था दिन का। तो मार्केट लास्ट में कहाँ क्लोज हुआ है, ये जरूरी बातें काफी जरूरी होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट दिन का मार्केट इसी क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर बेस करके ही आगे बढ़ेगा। तो इसलिए अगर मानो 28 फरवरी को मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, 600 में आके क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर बिंदी दिख रहा है, ये बिंदी नहीं होगा, ये कैंडल होगा। अगर यहाँ पर कोई स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ है या फिर कोई मारूबुजू फॉर्म हुआ है, मैं आगे आगे सिखाऊंगा आपको, या फिर कोई मल्टीपल कैंडल स्टिक्स लाइक इंगल्फिंग फॉर्म हुआ है, ठीक है, कुछ डबल टॉप या ट्रिपल टॉप आपको आगे से दिख रहा है, तो देयर आर वेरियस रीजंस, बहुत सारा रीजंस है जो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में मार्केट में क्या हो सकता है इसका आइडिया दे सकता है। मैंने लास्ट दिन कुछ स्टॉक के ऊपर आप लोग को आइडिया दिया था, जो लोग लास्ट क्लास किए हो आप लोग उसको चेक करना। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मैंने क्या क्या स्टॉक बोला था, बट अगर आप स्टॉक में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखोगे तो शायद आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या हुआ है। ठीक है, तो ये है, ये क्या है सर, ओपन हाई लो क्लोज, जो ट्रेड समरी का एक मेन पॉइंट है। ठीक है, अब इसी चीज को कैंडल में कैसे पुट करते हैं, बहुत सिंपल होता है। कैंडल इस चीज को इस तरह से देखता है, जैसे अगर मैं आपको कोई भी एक यहाँ से कैंडल उठा के दिखाऊं, ये किसका है, कोटक बैंक का है, ठीक है, कोटक बैंक का 20th फरवरी का दिखाओ, ठीक है, तो ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। रेड क्यों? क्योंकि ये ओपन यहाँ पर हुआ था और ये क्लोज हुआ है इस पॉइंट पे। मतलब अगर मैं प्राइस पॉइंट से बात करूं तो आप इसको यहाँ पर रखो तो आपको दिख जाएगा, ये ओपन हुआ था 1768 में और ये क्लोज गया है कितना रे, 1737 में इसका क्लोज हुआ है। ठीक है, तो 1737 में क्लोज और ओपन था 1767, 1760। हाँ बोलो। सीरीज हाँ चलेगी। हाँ बोलो सर। 30 rupees মাইনাস হয়েছে কষ্ট। বুঝতে পারছি না তোর কথাটা কেমন, মানে আওয়াজটা, মানে আওয়াজটাই হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে। স্যার বলছিলাম 30 rupees মাইনাস হয়েছে। हाँ 30 रुपीज नेगेटिव हुआ है, वेरी गुड सर, थैंक यू। तो ये बेसिकली 30 पॉइंट्स में ये नेगेटिव रहा है। मतलब मार्केट में इस पर्टिकुलर, इसको परसेंटेज में भी आप चेंज कर लो तो आपको समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर डे में ये कोटक बैंक में कितना नेगेटिव किया है। अब देयर इज ए पॉइंट, अच्छा सर ये क्या है, ये जो शैडो है नीचे, सर शैडो का जो लोएस्ट पॉइंट है ना, ये मार्केट का लो है, मतलब ये मार्केट में उस दिन कोटक बैंक सबसे लो पॉइंट में रहा था, दैट इज 1730, दैट इज 1730। सर तो फिर हाई पॉइंट कौन सा है? सर हाई और ओपन सेम है, तभी तो जो हाई है वही ओपन है, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है मारूबुजू के केस में हाई और ओपन सेम हो रहा है, ये एक्चुअली ऑलमोस्ट लाइक अ मारूबुजू, ठीक है। लेकिन दूसरे कैंडल में देखो, ये देखो, ये वाला कैंडल देखो, इसमें ओपन ये है लेकिन हाई ये है, ये क्लोज है, सॉरी गलत बोला, ये लो है, दिस इज द लो पॉइंट एंड दिस इज द क्लोजिंग पॉइंट। लेकिन जिसकी सर पे आपको शैडो नहीं मिलेगा, ज्यादातर केस में उसके सर पे भी शैडो नहीं होता है, मतलब जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं बार्डनेस टाइप का,
मतलब सर पे बाल जैसे कम होने से या ना होने से जो होता है, जैसे मानो मेरा सर पे बाल कम है या नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो जिनका बार्डनेस होता है उनके केस में ओपन और हाई कम रहता है, ठीक है, मतलब ओपन और हाई सेम रहता है, ठीक है। मतलब ये ऑलमोस्ट लाइक मारुगुजू बट नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज मारुगुजू का पीछे वाला शैडो भी होता नहीं, मतलब एक एग्जैक्ट मारुगुजू जो कॉपी बुक मारुगुजू डेफिनेशन है उसमें ये नहीं रहता। आगे आगे बताऊंगा, मैं अभी कैंडल पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये जितना भी कैंडल्स आप देख रहे हो, इस सारे कैंडल के पीछे का एक ही कहानी, ओपन हाई लो। इवन आप जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ आप देख सकते हो, ओपन हाई लो क्लोज, और ऊपर में आपको डेट भी नजर आ रहा है, ठीक है। ओपन हाई लो क्लोज के अलावा डेट, और एक चीज आपको नजर आ रहा है, दैट इज वॉल्यूम। दिखाई दे रहा है सर आपको? और एक चीज नजर आया होगा, वॉल्यूम। हेलो जब भी मैं कैंडल के ऊपर रख रहा हूँ आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है। अच्छा देखो, एक दिन एक चीज देखो जिस दिन कैंडल थोड़ा बड़ा है उस दिन वॉल्यूम कितना है। जैसे ये 20 फरवरी को वॉल्यूम देखो आप, 32 लाख, सॉरी हाँ 32,24,839। हेलो, दिखाई दे रहा है? वॉल्यूम बेसिकली टोटल बाई सेल को डिनोट करता है, बाइंग सेलिंग मिला के, कि कितना बाई और कितना सेल पर्टिकुलर स्टॉक में रहा है वो डिनोट करता है वॉल्यूम। लेकिन जिस दिन कैंडल छोटा बना है इस दिन देखो वॉल्यूम कम होगा। इस दिन 32 लाख था, इस दिन देखो वॉल्यूम देखो 29 लाख है, 29 लाख पे आ गया। इधर देखो 23 लाख पे ये बना है, इस दिन देखो 20 लाख पे, इस दिन देखो और कम होगा, वॉल्यूम कम है। ये अभी अभी देखो करेंटली जो ट्रेड चल रहा है ये करंट है डे के हिसाब से, अब ये बन रहा है, ये कैंडल बन रहा है लेकिन इसमें देखो वॉल्यूम अभी उतना जनरेट नहीं हुआ है, ये 7 लाख का वॉल्यूम लेके अभी चल रहा है। तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कैंडल का हाइट। इसका देखो 41 लाख का वॉल्यूम रहा है, जितना बड़ा कैंडल होगा वॉल्यूम उतना हाई होगा, चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल, मतलब चाहे मार्केट उस दिन गिरा हो या चाहे मार्केट उस दिन बढ़ा हो। वॉल्यूम अगर कैंडल में अगर किसी पर्टिकुलर डेट में ट्रेड ज्यादा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ बाइंग सेलिंग ज्यादा रहा है, अब इतना समझ लो कि कैंडल तो बड़ा हो, और जिस दिन ट्रेड उतना हुआ नहीं है उस दिन वॉल्यूम कम है, और उस दिन मार्केट में कैंडल बना ही नहीं है। जैसे इसका देखो, ये पर्टिकुलर देखो, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक सिचुएशंस होता है। अब आगे आगे और भी आपको मैं बताऊंगा कि जब जब आप देखोगे कि कैंडल बढ़ रहा है घट रहा है तो वॉल्यूम का आगे डिटेल्स चर्चा होगा। लेकिन ये जस्ट एक सर्टेन एग्जांपल मैं आपको दिया। अब वॉल्यूम के बारे में मुझे बताने का इच्छा नहीं था क्योंकि वॉल्यूम अपने आप में ही एक अलग स्पेशल डिस्कशंस लाता है, तो उसको मैं अभी थोड़ा स्किप करूंगा। बोलो सर। বলছি কি যদি মানে বায়ার বেশি থাকে তখন গ্রিন ক্যান্ডেল হবে তাই তো? আর সেলার বেশি হলে তখন রেড ক্যান্ডেল। नॉर्मली जो तू बोल रहे हैं नॉर्मली वही है, बट ये सेलर बहुत ज्यादा होना भी जरूरी होता है, ठीक है। बाइंग या सेलिंग में रेड कैंडल अगर टू मच बाइंग है तो ग्रीन, टू मच सेलिंग है तो रेड, नॉर्मली, ठीक है। अब ऐसा आपको हमेशा एक ही तरह का नजर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ये कोटक का भी चल रहा है ना, ये देखो सर, टोटल बाई क्वांटिटी कितना दिखा रहा है, 1,48,077, है ना, ये अभी मार्केट में लाइव दिख रहा है सर, ठीक है। और इधर कितना दिख रहा है, 2,42,930, है ना, टोटल बाई क्वांटिटी टोटल सेल क्वांटिटी। अच्छा, ओवरऑल वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब जो मार्केट में बेसिकली जनरेट हो रहा है, दैट इज 7,81,877 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो ये जब मार्केट क्लोज होगा पूरा दिन का डेटा मिल जाता है, तो उसके ऊपर बेस करके भी मार्केट को समझा जाता है कि मार्केट बेयरिश होगा कि बुलिश होगा। ऑब्वियसली टू मच बाई मार्केट को एक पॉजिटिव नजर देता है, टू मच सेल मार्केट को एक नेगेटिव सिनारियो देता है, ये नॉर्मल है, ये यू आर राइट विश्व। बट एग्जैक्टली ऑलवेज सेम रीजन नहीं होता है, कुछ और भी चीजें हैं जो आपको मैं आगे आगे बताऊंगा, ठीक है। मॉड्यूल जब एक स्पेशल डिस्कशन होगा तब मैं आपको डिटेल्स में और थोड़ा बताने का मुझे मौका मिलेगा। तो ये जो आपको मैं डेली ट्रेड पैटर्न दिखाया, एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर भी इसी तरह से ओपन हाई लो क्लोज को आपके सामने रखता है। सर ये बात तो समझ में आ गया, ये सर तो फिर इतना देर से हम लोगों ने जो टॉपिक को कवर कर किया था उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा सर, एक बार मैं 4-5 पॉइंट में समरी करता हूँ।
ध्यान से याद रखना जरूरी होता है फॉर एग्जाम एज वेल एज योर ट्रेडिंग नॉलेज। ओके सर, टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट बाउंड बाय इट्स, मतलब टेक्निकल एनालिसिस का स्कोप बहुत बड़ा है। बड़ा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में नहीं, ये किसी भी एसेट क्लास में एप्लीकेबल होता है। बस आपको क्या चाहिए? टाइम सीरीज डेटा। अगर आपके पास टाइम सीरीज डेटा हो तो आप किसी भी पर्टिकुलर एसेट क्लास में, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोई भी किसी भी काइंड ऑफ कमोडिटी हो, एनी काइंड ऑफ एसेट्स पे आप अपना ट्रेड पैटर्न लगा सकते हो, टेक्निकल नॉलेज लगा सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन फ्यू कोर assumptions, जैसे कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, द हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। ये बहुत वाइटल assumptions है, याद रखिए। A good way to summarize the daily trading section action is by marking the open, high, low and वॉल्यूम आगे आते हैं सर, बट मेनली जो मार्केट का डेली समरी है वो सिर्फ और सिर्फ ओपन, हाई और लो एंड क्लोज में ही डिपेंड करता है। सर इतना सिंपल सा बात, हाँ सर, यही इतना सिंपल सा बात ही मार्केट को मार्केट बनाता है। लेकिन ये सिंपल सा बात आगे आगे देखो, अभी हम लोग किस चीज में जा रहे हैं? चार्ट टाइप्स। ओके, अभी हम लोग चार्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है? चार्ट बनाना और चार्ट देखना, और किसके लिए किस तरह का चार्ट चाहिए, सबका एक नहीं होता। हर तरह का ट्रेडर सेम नहीं है, हर एक इंडिविजुअल अलग है। मैं अलग हूँ, सुमित अलग है, विश्वजीवन अलग है, चौथा अलग है, संपद अलग है, इनकी अलग है, और भी बाकी लोग जो भी है मार्केट में सब अलग है। सबका अलग अलग टाइप ऑफ पैटर्न चाहिए होता है। मतलब आप जब क्लाइंट को हैंडल करोगे तो आपका क्लाइंट का क्या मानसिकता है, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए आपको क्या देखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि क्लाइंट के बिहाफ में काम करना होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग को समझने के लिए आपको मार्केट को एनालिसिस करना चाहिए। तो वही चीज मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ कि कैसे चार्ट पैटर्न बनता कैसे, ठीक है? तो वही चीज मैं आपको बताऊँ, और कितना तरह का चार्ट टाइप्स होता है और क्या जरूरी होता है। हर चीज जरूरी है, हर चीज जरूरी है। कोई बोलेगा सर सिर्फ कैंडल स्टिक्स इज एनफ, नो सर, ओनली कैंडल स्टिक्स इज नॉट एनफ, साइड बाय साइड आपको ये सब नॉलेज भी चाहिए। एक्चुअली यही सब नॉलेज कैंडल्स को कैंडल्स बनाता है। अब आगे देखें सर, जैसे आपको रिकॉग्नाइज हो जाता है ओपन, हाई, लो, क्लोज। फर्स्टली आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। मानो कि आपके सामने सॉफ्टवेयर नहीं है। एक टाइम था जब सॉफ्टवेयर नहीं होता था, एक समय था सर, है ना, जब सॉफ्टवेयर नहीं होता था, तब भी तो लोग ट्रेड करता था। जब सॉफ्टवेयर नहीं होता था तब भी तो लोग ट्रेड करता था। तो तब वो कैसे ट्रेड करता था? तब वो मैनुअली ट्रेड करता था, वो खुद डेवलप करता था, इसमें नॉलेज और हाई लेवल में आता था। यस ना? क्योंकि जो जो कोई भी, जैसे देखो ना, आजकल स्टूडेंट लिखता कम है तो उसका असर पड़ रहा है। पहले जमाने में लोग चिट्ठी लिखता था तो चिट्ठी लिख के अपना लोगों के पास अपना खबर पहुंचाता था, इमोशंस बताता था, है ना, प्यार मोहब्बत का लेटर हो या जो भी। आजकल चिट्ठी वगैरह नहीं है, इमोशंस भी बड़ा कम हो गया है, ठीक है? सॉफ्टवेयर चार्ट से ही हम लोग सारा दिन सोचते रहते हैं। सॉफ्टवेयर चार्ट का यूज बिल्कुल करना चाहिए, बट मैं तो कहता हूँ कि अगर अपने आप को बिल्ड करना है तो इस चीज को आप मैनुअली भी प्रैक्टिस कर सके, ताकि आप अपना नॉलेज को अंदर से डेवलप कर पाए, ठीक है? सो जैसे ही आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज डेवलप हो जाता है, तो बेस्ट वे टू समराइज द ट्रेडिंग एक्शन फॉर द गिवन टाइम पीरियड, वी नीड अ चार्टिंग टेक्निक that displays the information in the most comprehensible way. If not for a good charting technique, charts can get big complex. अगर चार्टिंग टेक्निक अच्छा नहीं होगा तो चार्ट कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ईच ट्रेडिंग डे हैज 4 डेटा पॉइंट्स। हर दिन का 4 डेटा पॉइंट होता है, याद रखिए सर, मेटल बातें कर रहा हूँ। हर दिन का 4 डेटा पॉइंट्स होता है। 4 डेटा पॉइंट्स क्या? OHLC, ओपन, हाई, लो। इफ वी आर लुकिंग एट ए 10 डे चार्ट, अगर हमें 10 दिन का चार्ट चाहिए तो हमें कितना डेटा पॉइंट मिलेगा सर? बोलो। 10 डे चार्ट के लिए कितना डेटा पॉइंट जरूरी है मुझे? अगर एक दिन का 4 डेटा पॉइंट है, 10 into 4। सो सिंपल बात है, अगर 10 दिन का डेटा देखना है, बोलो सर। 40। 40, थैंक यू सर। सो यू नीड 40 डेटा पॉइंट्स, सिंपल मैथ्स है। तो इफ यू आर लुकिंग एट ए 10 डे चार्ट, वी नीड टू विजुअलाइज 40 डेटा पॉइंट्स। अगर 10 दिन का चार्ट देखना है तो 40 डेटा पॉइंट्स देखो। So you can imagine how complex it would be to visualize 6 months or a year data. अगर 10 दिन में 40 डेटा पॉइंट होता है तो आप हिसाब लगाओ 6 महीने में कितना होगा या 1 साल पे कितना होगा।
तो इतना सारा डेटा पॉइंट को देख पाना, विजुअलाइज करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, ऑब्वियसली इजी टास्क नहीं है। लेकिन सर आजकल ये सब सिंप्लीफाइड वर्जन्स भी काफी अवेलेबल है आपके पास, लेकिन आपको एज एन एनालिस्ट कैसे क्या देखना है वही मैं बताने जा रहा हूँ। As you may guess, the regular chart that we are generally used to, जो नॉर्मल जो चार्ट होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट एटसेट्रा, बट ये टेक्निकल एनालिसिस में काम नहीं करते। सिर्फ एक ही चीज टेक्निकल पे काम करते हैं, कॉलम, पाई, एरिया, ये सब में, दैट इज लाइन चार्ट। ये भी हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं लाइन चार्ट, बट इसका यूज टेक्निकल पे होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आपको इस तरह से मिल जाएगा। ये सब टेक्निकल कैंडल्स के अंदर भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, लाइन लाइन लाइन, जैसे ये बार भी है, ठीक है, ये देखो लाइन, ये देखो, लेकिन इसमें कैंडल नहीं है। हेलो, ये जो मैंने लाइन चूज किया, इसमें आपको कैंडल दिख रहा है क्या? अब बहुत लोग बोलेगा सर मार्केट तो कैंडल से चल रहा है, तो फिर आप लाइन लेके क्या कर? सर अगर 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 लाइन लेके मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप ये सवाल मेरे को करते हो, तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो आपको सॉफ्टवेयर कंपनीज को करना चाहिए। ज़ेरोधा, मोतीलाल, अपस्टॉक्स, ये लोग अपने चार्ट पैटर्न के अंदर लाइन को क्यों रखा है? कुछ तो काम होगा, तभी तो दिया है। एक्चुअली क्या होता है, जब आपके सामने कैंडल्स होते हैं ना, आपका पूरा फोकस कैंडल पे चला जाता है और आप ना मार्केट का जो फ्लो है उसको समझ नहीं पाते। तो अगर आपके पास लाइन चार्ट है ना, तो लाइन चार्ट से आप क्या कर सकते हो, मार्केट का जो जो फ्लक्चुएशंस है इसको बड़ा क्लैरिटी से देख पाते हो। इसे इजी टू अंडरस्टैंडिंग, लेकिन एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है इसका, ये ज्यादा एनालिसिस नहीं दे पाएगा। इसमें आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन मार्केट का ट्रेंड को पता करना है तो लाइन चार्ट से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हेलो, बात समझ में आ रहा है? अगर मार्केट ट्रेंड को समझना है तो लाइन से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने के लिए लाइन का इस्तेमाल होता है। जो लोग रेगुलर ट्रेडिंग करता है वो लाइन चार्ट के थ्रू से करता है। सर बार भी तो है, हाँ है, बार इज ऑल्सो देयर। सर बार बार का जो इंफॉर्मेशन है ना, ये भी आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में ही बोलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें मिसिंग है। इसमें देखो एक चीज आप ख्याल कर सकते हो, जैसे जैसे मैंने बार लिया, इसमें वॉल्यूम मिसिंग है। देखो, दिख रहा है आपको? Yes, sir. इसमें वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा है। ओपन, हाई, लो, क्लोज नजर आ रहा है, बट वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। ये चक्कर है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लाइन चूज किया, लाइन में भी सेम कॉन्सेप्ट, इसमें भी आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज समझ तो आ रहा है, दिख तो रहा है, बट दिखा तो रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा भाई कहाँ ओपन हुआ है, कहाँ लो हुआ है, कहाँ क्लोज हुआ है। इट्स नॉट, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। लाइन चार्ट के थ्रू से आप इतना नहीं कर सकते, लेकिन लाइन चार्ट के थ्रू से एक काम हो सकता है, दैट इज ट्रेंड को फॉलो करना कि लास्ट कुछ दिनों का ट्रेंड क्या रहा, जो आपको मे भी कैंडल्स में थोड़ा सा धुंधला लग सकता है। ठीक है, इसलिए काफी लोग कैंडल स्टिक्स को, कैंडल को, मतलब ट्रेंड फॉलो करना है तो कैंडल की जगह लाइन देख लेता है। और अगर अच्छा बार में, जैसे यहाँ पर कलर्ड बार भी दिख रहा है आपको, ठीक है, वो सेम कॉन्सेप्ट है। कलर्ड बार इज ऑल्सो वर्क लाइक सेम, जैसे ब्लैक में था ये कलर में है, अगर पॉजिटिव रहा तो ग्रीन, अगर नेगेटिव रहा तो रेड, दैट्स लाइक। लेकिन इसमें वॉल्यूम मिसिंग है, ये प्रॉब्लम है इसका। तो ये प्रॉब्लम तो है, पर प्रॉब्लम के साथ साथ आपको कुछ सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन भी देता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा लाइन और बार बताता हूँ। ठीक है, लाइन और बार चार्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको कैंडल स्टिक बताऊँ। तो लाइन और बार से ही एक्चुअली इंस्पायर होके कैंडल बनाया। कैंडल रातों रात नहीं आया। ठीक है, कैंडल आने से पहले लाइन आया, फिर बार आया, फिर जाके फिर जाके आपका, सॉरी, कैंडल आया। अब लाइन और बार का क्या प्रॉब्लम है वो तो मैं आपको बताया। ठीक है, अगर आप 60 दिन का डेटा पॉइंट लगाओगे, तो अगर आपको लाइन चार्ट बिल्ड करना है तो इट्स वेरी सिंपल ना, हर दिन का ओपन, हाई, लो, क्लोज को जोड़ते रहो, लाइन बन जाएगा। जैसे ये बना है, जैसे ये पर्टिकुलर बना है, हर दिन का ओपन, हाई, लो, क्लोज को जोड़ते रहो, लाइन ऑटोमेटिक बिल्ड होगा। जैसे
स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ डेटा पॉइंट लिया था, ये वाला। अब यहाँ से लाइन चार्ट बनाना इजी हो जाएगा ना सर, आप खुद बना सकते हो, बनाओ। सर देख पा रहे हैं ना सर आप लोग? बनाना लाइन, ये है लाइन। आपको बस ओपन हाई लो क्लोज का पॉइंट चाहिए, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज का पॉइंट चाहिए और उसका जो ट्रेंड पैटर्न है आप उसको फॉलो करिए, आपको पता लगेगा। अगर सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज से करना है तो ऐसे हो जाए, ऐसे भी हो जाएगा। सो पॉइंट इज दैट कि लाइन चार्ट इज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड द मार्केट। लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा सर, कि लाइन के बिना तो मार्केट था ही नहीं। पहले लाइन को ही समझा गया, पहले लाइन को ही समझा गया, बाद में कैंडल बाद में बना। पहले लाइन चार्ट ही लोग समझते थे, बेसिक चार्ट था। उसके बाद जापानीज कैंडल स्टिक्स आया, बाद में जापानीज कैंडल स्टिक्स आया सर, ठीक है। ये जो कैंडल स्टिक्स है इसका फॉर्मेशन जापान में हुआ था। जापान में जो राइस ट्रेडर है, जो चावल का धंधा करता है, चावल का, चावल समझते हो, राइस, ठीक है, वो लोग राइस का जो मार्केट में अप एंड प्राइस में अप डाउन होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न को फॉलो करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये चीज बता दिया, लाइन चार्ट क्या है वो बता दिया। लाइन चार्ट का सारा मतलब बेनिफिट एक ही है, ट्रेंड को पता करना। बाकी लाइन चार्ट के थ्रू से आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ट्रेडर ज्यादा लाइन फॉलो नहीं करता, बस ट्रेंड को देखता है। ना व्हाट अबाउट बार? सर जब बार देखा जाता है, जैसे आपको अभी बार दिखाया अभी, ठीक है, बार इज अ बिट मोर वर्सेटाइल, थोड़ा सा अच्छा है। बार डिस्प्लेस ऑल 4 प्राइस वेरिएबल्स, उसमें आपको ओपन हाई लो क्लोज एकदम क्लियरली नजर आएगा। अब बार हैज 3 कंपोनेंट, सेंट्रल लाइन होगा, टॉप ऑफ द बार इंडिकेट हाईएस्ट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, बॉटम एंड ऑफ द बार इंडिकेट लोएस्ट प्राइस ऑफ द सेम, लेफ्ट मार्क इंडिकेट ओपन, राइट मार्क इंडिकेट क्लोज। दिखाता हूँ, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, ठीक है। ये देखो, जैसे अगर कोई चार्ट का डेटा आपके सामने रहा तो आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे? सिंपल लैंग्वेज में देखो, जैसे अगर मानो कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, ओपन हुआ था 65 में, हाई गया 70 में, लो गया 60 में, क्लोज हुआ 68 पे। अब अगर आपको बोलता है कि इसका बार चार्ट कैसे होगा, आप फॉर्म करके देखो। फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरव्यू में ही पूछ लिया कि एक चार्ट कैसे बनता है, आप बताओ। सिंपल नॉलेज है, ज्यादा माथा लगाने का जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप क्या बताओगे? सिंपल डेटा एनालिसिस काम है ये। क्या होगा? ओपन हुआ है कहां पर सर? 65 में, ठीक है, ओपन 65 में हुआ है। अच्छा पहले ये चीज बताओ मुझे, ओपन और क्लोज में ये पॉजिटिव कैंडल रहा है कि नेगेटिव कैंडल रहा है? मतलब बुलिश रहा है कि बियरिश रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, बुलिश रहा है। 65 और 68 क्लोज है, तो ओपन होगा ऑब्वियसली नीचे, दिस इज द 65 पॉइंट्स। क्लोज हुआ है 68 पे। क्लोज राइट में दिखाता है, ओपन लेफ्ट में दिखाते हैं, ठीक है, अगर बुलिश है तो। और हाईएस्ट जो लेवल है 70 को हाईएस्ट दिखाएगा और लोएस्ट को 60 दिखाएगा। सिंपल, दिस इज द लो पॉइंट, दिस इज द हाई पॉइंट, दिस इज द क्लोज पॉइंट्स। ये होता है एक बुलिश बार ग्राफ का सिंपल तरीका। इसी तरीके से अगर आप मार्केट को देखोगे, जैसे ये एक्सिस बैंक का चार्ट आपके सामने पुराना चार्ट है, इसी तरह से आप यहाँ से भी देख रहे हो, ये निफ्टी का पुराना, पुराना नहीं करंट, ठीक है, निफ्टी का करंट बार चार्ट है।